नमस्ते, आप द ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूँ। हम इस वक्त करनाल में हैं। आप सुबह से हमारी कवरेज देख रहे हैं। राकेश टिकैत जी के साथ हमारी बातचीत, आम किसान जो मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पे बैठे थे, उनसे भी आपने हमारी बातचीत देखी। ये शाम का वक्त हो चुका है, करीब 6 बज रहे हैं। किसानों और सरकार यानी कि प्रशासन, उनके नुमाइंदों के बीच की बातचीत विफल रही। जो किसान संगठनों की मांग थी, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता अंदर मुलाकात घेरने गए थे प्रशासन से, उनकी बात विफल रही। किसान बाहर आए और उन्होंने ऐलान किया है कि वो ये धरना जारी रखेंगे और मुस्तैदी से मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर अपनी जो उनका जो जमावड़ा है उसे और बड़ा करेंगे। हम इस वक्त मिनी सेक्रेटेरिएट के ही बाहर हैं। ठीक उसके उल्टे तरफ एक छोटा सा पार्क है और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान सभा के नेता इंद्रजीत सिंह, जो इस सरकार के साथ हुई बैठक का हिस्सा थे। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या आज क्या कुछ हुआ है। साथ ही हमारे साथ हैं एडवोकेट अमित दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़े हैं और अब संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल टीम का हिस्सा हैं। तो लीगल एस्पेक्ट पे संयुक्त किसान मोर्चा और ये पूरा आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले चलते हैं इंद्रजीत जी के साथ। तो बताइए, पहले तो हम उसी से शुरुआत कर लेते हैं कि आज क्या हुआ बातचीत में सरकार के साथ, क्या मांगे थी और क्यों बात नहीं बन पाई। दरअसल ये बातचीत का ना तीसरा दिन हम कह सकते हैं। कल भी बातचीत हुई थी जिसमें पंजाब के और हरियाणा के वरिष्ठ जो एसकेएम का नेतृत्व है वो पूरा का पूरा था। इससे पहले जो बातचीत हुई उसमें गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी और यहाँ के स्थानीय हमारे साथी करनाल के थे। तो उन्होंने जो 4 मुख्य मांगें पहले से संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी हुई हैं, जिसके अंदर इसमें एक प्रकरण है जो आयुष सिन्हा आईएएस यहाँ के एसडीएम थे करनाल के, उनका एक वीडियो वायरल दुनिया ने देखा। वो इस पूरे प्रकरण का 28 तारीख को लाठीचार्ज जो हुआ उसका मुख्य मुद्दा बन गया। मुख्य इसलिए बन गया कि जो कुछ उन्होंने बोला वो मुकम्मल तौर पर अनएक्सेप्टेबल है, उसको कोई मान्यता नहीं दे सकता। वो पूरा का पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था और अपने उनके जो सर्विस रूल्स हैं, न केवल उसकी उल्लंघना है बल्कि वो एक तरह से आपराधिक कृत्य भी है कि कुछ भी शुरू होने से पहले हम सबको पता है काले झंडे दिखाते हैं। बीजेपी जेजेपी के जो यहाँ का मतलब शासन गठबंधन है उसको दिखाते हैं। और उस दिन भी कोई मीटिंग बीजेपी की होनी थी यहाँ करनाल के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री को भी आना था। तो वहाँ नेताओं को काले झंडे जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है यहाँ से 18-20 किलोमीटर पे, वहाँ दिखा रहे थे। तो उससे बहुत पहले ही करनाल के रेलवे रोड के ऊपर आयुष सिन्हा जो एसडीएम है आईएएस, वो ये कहते हुए रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं कि सभी किसानों के सिर फोड़ने हैं। और उसके बाद होता ये है कि जब लाठीचार्ज होता है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे, तो उसके अंदर 25-30 लोगों के सिरों में गंभीर चोटें हैं। नतीजे के तौर पर रात को ही एक रायपुर जाटन गांव के सुशील काजल हमारे जो साथी हैं, 45 साल की उम्र, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि ये माना जा रहा है स्पष्ट तौर पे। और घर वालों ने जो जिस तरीके के लक्षण बताए हैं मृत्यु के समय, कि वो अंदरूनी लगी हुई चोटों से उनकी मृत्यु हुई है। तो उससे जाहिर है बहुत बड़ा रोष चारों तरफ फैल जाता है। और वो मांगें जो हैं, आयुष सिन्हा को बर्खास्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एक मांग होती है। फिर वो जो सुशील काजल जो शहीद हो गए उनके परिवार को मुआवजा देने की बात थी, गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको, और इसके अलावा जो गाड़ियां पुलिस ने तोड़ी उन गाड़ियों का भी मुआवजा और उनकी मुरम्मत की बात ये रखी गई मांगे। तो कल जो है 3-4 घंटे कल भी बातचीत हुई है, लेकिन वो आज भी और कल भी दोनों ही दिन इस बात का निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो जिद के ऊपर है। वो आयुष सिन्हा को कोई भी दंड नहीं देना चाहती और हमारी ये पहली मांग थी और निर्णायक मांग थी।
और इसके अंदर ये केवल हमारी मांग नहीं है, बुनियादी तौर पर अगर आप देखना चाहें तो एक तरफ किसान का संयुक्त किसान मोर्चा का पक्ष है जो कि संवैधानिक मान मूल्यों और व्यवस्थाओं का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ जिसको बचाने की और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो उसको सरेआम तोड़ रहे हैं और एक गलत पोजीशन ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बिना जांच किए हम कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले सकते। हम ये कह रहे हैं कि जांच तो हमेशा तब होगी जब आप सस्पेंड करेंगे, और आप एक एफआईआर जब आपके पास रिटर्न में एक कंप्लेंट आई हुई है कि सो एंड सो ऑफिसर इस तरीके की बात बोल रहा है सिर तोड़ने की, तो उस रिटर्न कंप्लेंट के साथ साथ जो वीडियो का सबूत दिया गया उसके बावजूद भी आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? मतलब आप लोग अड़े रहे इस मांग पर कि इस केस में एफआईआर दर्ज की जाए। मतलब इसमें अड़ना कोई बात नहीं है, लेकिन हम राइटफुली एक रीजनेबल डिमांड कर रहे हैं निश्चित रूप से, जिसको वो नहीं मान रहे, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारा कोई बड़ा लाडला अफसर है और उसके खिलाफ कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो उसको स्टेट मान रहे हैं अपने आप में, राज सत्ता, इसलिए उसका संरक्षण कर रहे हैं वो। और ये तो हो गई एक बात जो इस मांग को लेकर आप लोग बिल्कुल अड़े रहे, आपका राइट है, आप बता रहे हैं, जायज़ है, आपके समझ से वो मांग बिल्कुल जायज़ है। सरकार उस पर पीछे हटने को राज़ी नहीं है, वो एफआईआर रजिस्टर करने को तैयार नहीं है। अब इसके अलावा भी आपकी मांगे थी क्या उस पर, जैसे कि आप मुआवजे की बात कर रहे थे, तो सरकार का कुछ मांग मानने की बात कही सरकार? नहीं, उन पे सरसरी बातचीत हुई है जी, लेकिन वो निर्णायक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये पहली वाली जो है अपने आप में एक अवरोध बन गया। तो अगर इससे रास्ता क्लियर होता तो आगे बात बढ़ती। लेकिन सरसरी बातचीत ही, अगर आप हमें कुछ बता पाएं। नहीं, जैसे वो मुआवजा वगैरह की इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम पता लगाएंगे, किसी को चोट लगी है वो उसने खुद ऑफेंस किया हो, क्या पता ऐसा करते हुए हुआ है या निर्दोष को लगी है, ये सारी बात जांच का विषय वो कह रहे हैं है। और नौकरी वगैरह की जो बात वो परसों से भी वो कह ही रहे हैं कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात पर वो विचार कर सकते हैं। मतलब वो बात मतलब कुछ ठोस नहीं है, बस एक बातचीत हुई है। ठोस इसलिए नहीं है बुनियादी तौर पर क्योंकि ये जो आयुष सिन्हा का मसला है ना, ये केवल एक व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, या एक संस्थाएं जो हैं उनकी कसौटी, उनका टेस्ट है ये एक तरह से। मतलब तो वो एक तरह की अप्रूवल चाहते हैं कि सरकार का उच्च अधिकारी जो है वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है और सरकार हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके ना बहुत निहितार्थ बहुत गहरे हैं और दूर तक जाने वाले हैं बुनियादी तौर पे, जो कि एक अनटीनेबल उनका कहना है, बहुत ही फैलेसियस आर्गूमेंट दे रहे हैं कि पहले जांच होती है। अगर चलो मान भी लिया कि आप एक प्रिलिमिनरी जांच करना भी चाहते थे तो ये तो 28 तारीख की बात है, 28 से अब तक तो कितने 10-12 दिन हो गए हैं। तो इस दौरान में आप हमने 7 तारीख तक का उनको दिया था, तो प्रिलिमिनरी जांच तो अब तक वो कर चुके होते। तो या तो वो ये कहें कि जी वो तो बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने और हम तो उसको मेडल देंगे राष्ट्रपति का, दे दीजिए, या वो ये कहें कि वास्तव में जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी भाषा में गड़बड़ है। हम ये कह रहे हैं भाषा में ही गड़बड़ नहीं है, वो भाषा को उन्होंने अपने कार्य से समर्थन करके एक्शन में लाया है, ये कहना चाहते हैं। एक्शन और भाषा दोनों में कॉन्सोनेंस है। जबकि देखिए सच्चाई की बात ये है कि ये घटना करनाल की है, जब उन्होंने वीडियो में पुलिस वालों को ऐसा निर्देश दिया है। और वो जो लाठीचार्ज की घटना है वो बस्ताड़ा टोल की 18-20 किलोमीटर दूर। तो कह रहे हैं एक घटना में एक ही एफआईआर हो सकती है। हम ये कह रहे हैं तो दो घटनाएं अलग अलग हैं। हियर एन ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड बाय एन ऑफिसर, इज ऑन रिकॉर्ड, द वर्ल्ड हैज सीन इट। तो इसकी एक सेपरेट एफआईआर बनती है और वहाँ की एक अलग बनती है, तो आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। और ये एसडीएम यहाँ पे इस तरीके की व्याख्यान देके, इस तरह के रिमार्क्स देके ये खुद वहाँ चले जाते हैं जो उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है। वहाँ के घरौंडा के एसडीएम डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये मसला बहुत बड़ा है, अपने आप में गंभीर सवाल है। जी जी, आगे बढ़ते हैं और इसके बुनियादी बातें जो अभी
इंद्रजीत सिंह ने आपसे साझा की, हमसे साझा की, उसके बेसिस पे कुछ कानूनी दांवपेच बनते हैं। अमित है हमारे साथ, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। अमित, लीगल टीम संयुक्त किसान मोर्चा के उसमें है, तो इस पे लीगली आप लोग का क्या पोजीशन है, अब तक क्या रहा है और आगे की नीति क्या रहेगी? देखिए, अब तक मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँ कि अब तक आपने कहा कि लीगली संयुक्त किसान मोर्चे में क्या रहा है। तो 26 जैन के बाद इस केंद्र सरकार ने हमारे 170 किसानों को जेलों के अंदर डाला गया था। आज सभी किसान जमानत पे बाहर हैं और किसी भी किसान की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट माननीय सेशन कोर्ट ने नहीं किया, जिससे एक बात साफ जाहिर होती है कि दिल्ली पुलिस के पास किसी भी तरह के उन किसानों के खिलाफ वायलेंस के एविडेंसेस नहीं। ये तो हो गया 26 जनवरी का मामला। अगर हम हाल ही मामले अगर हम हाल ही की बात करें तो देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि आर्टिकल 19(1) भी हमें स्वतंत्रतापूर्वक धरना, विरोध और प्रदर्शन करने की आज़ादी देता है। उस दिन भी क्या हो रहा था, उस दिन भी धरना और विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए एसडीएम सीधा ये कॉल करते हैं अपने कमांडेंट, अपने कैडेट को कि सिर पर लाठियाँ मारे जाएँ और सिर फोड़े जाएँ। मतलब कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं ऊपर से, मैं समझता हूँ कि एसडीएम की बोल हो सकते हैं, लेकिन एक विचारधारा ऊपर से थोपी गई थी कि एक वायलेंस किया जाए ताकि इनका जो आगामी प्रोग्राम है उसको हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकें। तो पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन साफ जाहिर हुआ था। एब्यूज ऑफ पावर आपने वहाँ पर देखा था, वीडियो है, उसको आप फॉरेंसिक लैब में जांच करवाइए और अगर वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी आप मानते हैं तो अब तक तो एफआईआर हो जानी चाहिए थी। सब अंदर में बैठकर हमारे नेताओं के साथ 3-3, 4-4 घंटे मैराथन मीटिंग चलती है और मैराथन मीटिंग में रिजल्ट क्या निकल के आता है कि साहब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं समझता हूँ, जितना मैंने कानून पढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कब स्टार्ट होता है, जब आप उसकी प्राथमिकता दर्ज करेंगे, उसकी एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग कहते हैं कि हम एफआईआर कोई भी आकर दर्ज करवा जाए हम एफआईआर दर्ज करेंगे। आज देखो, देश का पूरा हरियाणा का, पंजाब का, वेस्टर्न यूपी का किसान बैठा है। सुशील काजल जो एक ही मैं समझता हूँ प्रशासनिक हत्या है, उसके खिलाफ क्या मांगता है कि एक आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। वो एफआईआर तक आज प्रशासन दर्ज नहीं कर रहा। और मुबारक हो, आप एक सीएम सिटी में बैठे हो जहाँ से सीएम चुनकर जाते हैं, आप एक ऐसी सिटी में बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, आप कानून के स्टूडेंट रहे हैं, पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बता रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर बता रहे हैं, तो लाठी चार्ज के ऊपर द ललन टॉप में भी एक स्टोरी हुई थी कि किस सिचुएशन में पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है, कब लाठी चार्ज कर सकती है, पुलिस कब रिजॉर्ट कर सकती है लाठी चार्ज में, तो उसका भी एक तय नियम कानून है, उस पर थोड़ा बात देखिए। उसका प्रॉपर पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट में यही सिखाया जाता है कि आपको भीड़ नियंत्रित कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले पुलिस के माइक के द्वारा ये कॉल दी जाती है कि आप शांतिपूर्वक अपना धरना, विरोध, प्रदर्शन किया जाए। ऐसा उस दिन नहीं हुआ। दूसरी चीज रहती है कि आप वाटर कैनन चला सकते हैं, जिससे ज्यादा क्षति किसी किसान को या प्रदर्शनकारी को नहीं होती, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। तीसरी चीज, आप आंसू गैस के गोले छोड़कर कहीं ना कहीं आप स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम समझते हैं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करना भी चाहिए, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने चौथी चीज होती है कि कोई भी हिंसक झड़प हो जाए तो आप पीठ के नीचे, आप पैरों पर लाठियां मार सकते हैं ताकि वो भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकते। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इन चारों चीजों में से 28 तारीख को हुई थी? नहीं हुई। सीधा क्या होता, सीधा सिर फोड़े गए थे। और आज जिन साथियों के सिर फोड़े गए थे, आज वो साथी आए हुए थे। आपने बहुत से साथियों की बाइट भी ली होंगी, उनके सिरों पे पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ टूटे हुए थे। एक हमारे यंग साथी की 50% उनकी जो नज़र है वो 50% उनकी नहीं रही, उनकी डैमेज हो चुकी है। 2 भाई एक ही परिवार से, 2 सगे भाई, एक का हाथ टूटा हुआ है, एक का सिर फूटा हुआ है। मैं पर्सनली उनसे मैं मिल के आया। तो आप किस स्टेट की बात करते हो और किस रूल ऑफ लॉ की बात करते हो? राइट। एक जाहिर सा सवाल पैदा होता है कि जब आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से ढीलापन है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, इस केस में कोर्ट मूव करके भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। एक लीगल ऑप्शन बचता है आपके सामने में। जितनी थोड़ी बहुत मेरी लॉ की समझ है उसमें बात कर रहा हूँ। तो क्या इस तरह का कोई स्टेप आप लोग इत्या करने वाले हैं या कोई अन्य लीगल स्टेप इस पर लेने वाले? देखिए, ऑलरेडी एक रिट पेटिशन फाइल कर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय करनाल के हमारे एडवोकेट हैं, उनसे आज मंडाल जी, उनसे मैं आज मिला था और उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ग्राउंड बनता है वो हम अभी तैयार कर रहे हैं। मैं तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा सा जो मैंने वर्क किया वो भी मैं आपके सामने दिखाऊँ। मेरे साथी हैं एक रुद्रौल गाँव से, उनकी मदद से मैंने change.org
जिसको आपने पता भी होगा कि रिट पेटिशन फाइल करने के लिए हमें उसमें से ना कि देश व प्रदेश से उस रिट पेटिशन को साइन अप किया गया है। उसके अलावा हमने प्रेसिडेंट को, यूपीएससी को, गवर्नर को, हरियाणा जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको, और वह सीएमओ को हमने ये एप्लीकेशन जिसमें हमने ह्यूमन राइट वायलेशन का जिक्र करके हमने उनको मेल कर दिया गया था 29 तारीख को, 30 तारीख को, 1 तारीख को, लेकिन किसी भी अथॉरिटी का कोई जवाब अब तक नहीं आया है। जी। तो क्या आप लोग कोर्ट मूव कर रहे हैं एफआईआर के? बिल्कुल बिल्कुल, हमने रिट पेटिशन जो तैयार कर रखी है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल क्या ग्राउंड बन सकते हैं वो ग्राउंड हम बनाने लग रहे हैं, और ऑलरेडी रिट पेटिशन फाइल हो चुकी है। उसमें हमारे हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो, और स्थानीय एक एडवोकेट हमारे चांदवीर जी मंडाल जी हैं, वो उसमें हैं, और हम कोर्ट की तरफ लेंगे ताकि कोर्ट सू मोटो इस विषय में ले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। आखिरी सवाल आपसे, क्या जैसा कि आप लोगों ने तय किया है कि अब आप यहाँ मुस्तैद रहने वाले हैं, तो क्या करनाल एक अगला पड़ाव है अब सिंघू के बाद? सिंघू क्या, गाजीपुर भी? केवल सिंघू नहीं, हमारे बहुत सारे पड़ाव हैं, टोल प्लाजा भी हैं, और वो बॉर्डर वाले भी प्रोटेस्ट साइट हैं। ऐसा ही अब ये करनाल का कोई हमारी इच्छा थी यहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेक बहुत ऊंचे हमारे इसके साथ जुड़ गए हैं, इसलिए इसको पड़ाव के रूप में मजबूत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आज हमने यहाँ पे ये घोषणा की है कि यहाँ पर बाहर से भी, अभी पंजाब से या उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बहुत लोग आएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी 5 तारीख को करनाल की घटना के समर्थन में जो कल का कार्यक्रम हुआ उसकी घोषणा हुई थी, मतलब इसलिए इसको हमें मजबूत करना पड़ रहा है। लेकिन जो आप कानूनी पक्ष अमित ने भी रखा, उसमें हमारी अपनी दिक्कत ये है कि कानून के ऊपर एक अनिश्चितता, कह नहीं सकते कि किस कोर्ट से क्या जवाब मिले, तो इस वजह से, और कितना समय लग सकता है, तो ये जरूर एक उसकी सीमा रहती है। तो हम हर चीज़ जो है वो कानून के हवाले, अब देखिए तीनों ही जो कानून है, आप कानून की बात कह रहे थे, कृषि वाले, ये मतलब असंवैधानिक ढंग से पास हुए, क्योंकि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है कृषि का विषय जो सेंटर ने कर दिया। फिर आप पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर नहीं कर रहे, फिर आप राज्यसभा में डिवीज़न नहीं होने दे रहे हैं, तो वो असंवैधानिक ढंग से ही पास हुए, जो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि इस तरीके से, और वहाँ भी एक पेंडिंग है। तो अब 9 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट अगर शुरू में ही उनको स्टे कर देते तो ये निश्चित तौर पर एक शुरू में ही दिखने वाला एक ऐसी चीज़ थी, मतलब जिसको प्राइमा फेसी ये कह सकते हैं कि ये कानून जो है वो टिकने वाले नहीं है, अल्ट्रा वायर्स हैं। तो उसी दिन वो स्टे कर देते तो अच्छा ही रहता, मतलब। तो ना ये कहना चाहते हैं लीगल बैटल का रुख तो आप लोग कर सकते हैं उस समय के अनुसार, और साथ में ये जो लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही है जारी कानूनी बात वो कर रहे हैं जो भी कानूनविद हैं, मतलब, और हम अपना काम जमीन पे लड़ने का जारी रखते हैं, रोष प्रकट करने का। आप देख रहे थे द लल्लन टॉप, ये हमारी कवरेज करनाल से थी, ग्राउंड जीरो से। हमारी कवरेज जारी रहेगी हर ज़रूरी सूचना के साथ, हर ज़रूरी डेवलपमेंट के साथ। मैं हूँ प्रशांत मुखर्जी, कैमरे पर है राशिद। देखते रहिए द लल्लन टॉप।